बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स में व्यतिकरण चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, चैप्टर आज का है व्यतिकरण। व्यतिकरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि व्यतिकरण है क्या वास्तव में। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं पर यदि जल भरा है, पानी भरा, उसके ऊपर अगर तेल की परत हो तो वो तेल की परत जो है अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ती है। तो ये कभी आप लोगों ने सोचा कि ये अलग अलग रंगों में क्यों दिखाई देती है? जिस कारण ये अलग अलग रंगों में दिखाई देती है वह कारण व्यतिकरण का है। और व्यतिकरण प्रकाश में होता है, ध्वनि में भी होता है। तो यहाँ पर कक्षा 12 के सिलेबस में प्रकाश में व्यतिकरण पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक तालाब है और इसमें पानी भरा है, शांत जल, अर्थात हम कह सकते हैं स्थिर जल। और इस जल में यदि एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए, जब पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो इसके चारों ओर पानी वृत्ताकार लेयर के रूप में हो जाएगा। कहीं पर ऊंचाई पर होगा तो उसी के जस्ट बाद गहराई पर होगा, फिर ऊंचाई पर होगा, फिर गहराई पर होगा। ये क्रम चलता चला जाता है आगे तक। तो इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए कि ऊंचाई पर है तो इसको बोल देंगे सुरंग, और ये मान लीजिए गहराई पर है तो इसको बोल देंगे गर्त। फिर उसके बाद ये ऊंचाई पर, इसको बोल देंगे सुरंग। फिर ये गहराई पर है तो इसको बोल देंगे गर्त। तो इस प्रकार से सुरंग गर्त प्राप्त होता चला जाता है। लेकिन ये ऊंचाई और गहराई एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि दो पत्थर के टुकड़े इसमें फेंके जाते, एक पत्थर का टुकड़ा और यहाँ पर फेंक दिया गया, तब इसमें भी वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। एक ऊंचाई पर जल का स्तर हो जाएगा, दूसरा जल का स्तर गहराई पर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये ऊंचाई पर हो गया, फिर ये गहराई पर हो गया, फिर ये ऊंचाई पर हो गया, फिर ये गहराई पर हो गया, फिर ऊंचाई पर होगा, इस तरह से, फिर गहराई पर होगा, फिर ऊंचाई पर आएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आगे चलकर ये दोनों के सुरंग अथवा गर्त, इसका सुरंग अथवा गर्त, इसका सुरंग अथवा गर्त, दोनों पत्थर के टुकड़ों के माध्यम से जो सुरंग गर्त उत्पन्न हो रहे हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटना शुरू कर देंगे। जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यारोपण। ये काटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अध्यारोपण। तो यही प्रक्रिया प्रकाश की तरंगों में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये एक प्रकाश की तरंग है, ये प्रकाश की तरंग है। तो अभी तो एक ही तरंग है, अगर कोई दूसरी तरंग भी है तो ये दो तरंगें हो गई प्रकाश की, एक साथ अगर एक ही दिशा में संचरित हों और इनकी जो आवृत्ति है वो समान हो, तब ये एक दूसरे को जब काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर, लेकिन आयाम कोई ज़रूरी नहीं समान हो। आयाम जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आवृत्ति समान हो। तो जब एक दूसरे को काटेंगे तो इस तरह से आकृति बन जाएगी, ऐसे फिगर बन जाएगा, ऐसे फिगर। तो देखिए यहाँ पर काट तो रहे हैं, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या कहलाएगा? कलांतर कहलाएगा। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये जो कलांतर कला, ये कला क्या है? पहली बात तो एक कला ये हो गई, दूसरी कला ये हो गई नीचे की, ठीक। तो यहाँ पर दो कलाएँ हैं, एक तो ऊपर एक डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन में। इसी प्रकार से इसमें भी कला है। तो इस कला का जो अंतर होगा, अर्थात ये आयाम जैसे मान लीजिए ज़्यादा और ये आयाम कम है, तो यहाँ पर इन दोनों के आयामों का जो अंतर होगा वो कलांतर कहलाएगा। अब कलांतर तो आप लोग समझ चुके, लेकिन कला क्या है?
कला से हमें ये जानकारी होती है कि जो तरंग है वो किस स्थिति में, किस दिशा में संचरित हो रही है, प्रोपेगेट कर रही है। तो ये कलांतर पता चल गया। ठीक, कला क्या है ये भी जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जैसे कि आप लोगों ने तरंग का समीकरण पढ़ा था y = a sin ओमेगा t, ये तरंग का समीकरण पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये तरंग है, दूसरी तरंग ये है, तो इसका समीकरण y1 हो जाएगा, इसका समीकरण y2 हो जाएगा। अगर कोई तीसरी तरंग है इस तरह से तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y3। ठीक है, यानी विस्थापन इसका जो है y1 मान लीजिए, इसका y2 मान लीजिए, इसका y3 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t, यहाँ पर a2 हो जाएगा, यहाँ पर a3, इस तरह से बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। तो इनका जो संपूर्ण विस्थापन आएगा वो इन सब का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत में जब दो या दो से अधिक तरंगें संचरित हो रही हों तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, परिणामी विस्थापन y या वेक्टर y = y1 + y2 + y3 इस तरह से बढ़ते क्रम में चले जाएंगे एंड दैट्स सो ऑन yn। तो ये क्या कहलाएगा, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। अब आप लोगों को तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पता चल गया, तो अब आएंगे डिफिनीशन पर, यानी इंटरफेरेंस की डिफिनीशन क्या होती है, व्यतिकरण की डिफिनीशन। तो व्यतिकरण की डिफिनीशन समझ लीजिए। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। जैसे कि बताया गया है, जब दो तरंगें समान आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। अब देखिए कहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा और कहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होगा।
तो देखिए परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम कब होगा, जब दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचारित हो रही हैं, समान आवृत्ति की, लेकिन आयाम इनके चेंज हैं। तो जिन बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर ये ऊंचाई है, ऊंचाई को सुरंग बोल देंगे, और ये देखिए गहराई है, इसको क्या बोलेंगे, गर्त। फिर ये क्या है, सुरंग, और फिर ये गर्त। इस तरह से ये गर्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब इन दोनों के, ये क्या है, सुरंग, और ये क्या है, गर्त, तो जब इन दोनों के सुरंग या गर्त एक दूसरे को काटेंगे, जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों के सुरंग या फिर गर्त एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा। और जिन बिंदुओं पर एक सुरंग एक गर्त एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। तो अब अगला पॉइंट ये बनता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए पहला टाइप से हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यह संपोषी व्यतिकरण होता है। इसी के विपरीत विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यह विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब आप लोग ये समझिए परिणामी तीव्रता क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। या रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैसे प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने का सूत्र क्या है। इस सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। परिणामी तीव्रता का व्यंजक, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। मान लीजिए कि दो तरंगें हैं, एक साथ एक ही दिशा में संचारित हो रही हैं और उनके विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं। तरंग का समीकरण क्या होता है, y = a sin ओमेगा t। तो यहाँ पर दो तरंगें हैं, तो एक तरंग का विस्थापन मान लीजिए y1 है और दूसरे का मान लीजिए y2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का समीकरण a1 sin ओमेगा t, दूसरे का क्या हो जाएगा a2 sin ओमेगा t प्लस फाई हमने क्यों लिख दिया, दूसरे का जो कलांतर है वो फाई जुड़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए अभी तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत हमने बताया था, y = y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y = यहाँ पर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = a1 sin ओमेगा t प्लस a2। अब देखिए ब्रैकेट में sin a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, तो एक फार्मूला होता है sin a प्लस b बराबर sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू sin b।
तो इस फार्मूले में देखिए ए के स्थान पे क्या ओमेगा टी और बी के स्थान पे क्या फाई। तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे ओमेगा टी, बी के स्थान पे क्या रखेंगे फाई, जैसे कि ओमेगा टी और ये फाई, ओमेगा टी और ये फाई। तो ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये फार्मूला बनकर कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू A1 बचेगा प्लस A2 cos फाई बचेगा। तो बाहर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, फिर प्लस इसमें A2 cos ओमेगा टी को एक साथ या cos ओमेगा टी को बाहर कर देंगे, साइन फाई को A2 के साथ लिख देंगे। तो A2 साइन फाई लिख दिया, cos ओमेगा टी को बाहर कर दिया। इतने को आप क्या मान लेंगे, इतने को मान लेंगे A cos थीटा और इतने को आप मान लीजिए A साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, माना A1 प्लस A2 cos फाई इक्वल टू A cos थीटा, समीकरण 1। दूसरे में क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई इक्वल टू A साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तब देखिए क्या हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे फिर 2 का वर्ग करेंगे तो LHS का LHS में, RHS का RHS में जोड़ देंगे। तो या फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पूरे स्टेप को इधर लिख सकते हैं, इधर भी है प्रक्रिया, इस पूरे स्टेप को इधर और इस पूरे स्टेप को इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका वर्ग करेंगे प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फिर इधर का वर्ग करेंगे तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इधर A2 साइन फाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ पर देखिए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, यानी A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया। A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, देखिए वही है, प्लस इसमें देखिए ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू 1 के बराबर होती है तो यहाँ से लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये A1 स्क्वायर लिखा, A1 स्क्वायर लिख दीजिए प्लस इसमें देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में A2 स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचा, फिर इसके बाद प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बचा, 2A1 A2 कॉस फाई, ये इतना लिख दिया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होगा, कैपिटल A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी।
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ऐसे लगा दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अंडर रूट वाली बात बाद में। थोड़ा सा एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो तीव्रता होती है आई वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ देंगे। तो आई बराबर के ए स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम सामने में के से गुणा कर दें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस 2 के ए1 ए2 cos फाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 फिर के ए1 स्क्वायर फिर के ए2 स्क्वायर फिर cos फाई। इतना समझिए। इस पर अगर अंडर रूट लगा दिया, अब देखिए के को के से गुणा करेंगे के स्क्वायर, फिर इसके बाद जब के स्क्वायर हो गया तो अगर रूट से बाहर करेंगे तो के बचेगा, ए1 स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे ए1 बचेगा, ए2 स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे ए2 बचेगा। cos फाई अलग है, cos फाई अलग हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए के, चूँकि हमने अभी बताया था आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला था, आई बराबर के ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर के ए स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ पर कैपिटल आई लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर देखिए के ए1 स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, प्लस के ए2 स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, I2, फिर प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फिर के ए1 स्क्वायर यानी I1, फिर के ए2 स्क्वायर यानी I2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता का सूत्र। यही है परिणामी तीव्रता का आवश्यक हल। परिणामी तीव्रता का सूत्र। अब इसके बाद देखिए अगर आयाम पूछ लिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये आयाम है, कैपिटल ए परिणामी आयाम है। तो अगर हमको परिणामी आयाम ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इधर देखिए जब रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये परिणामी आयाम का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र है, परिणामी आयाम का। अब इसके बाद अगले लेक्चर में आप लोगों को इन्हीं फार्मूले पर आधारित आंकिक प्रश्न बता देंगे।